पांच एक कक्षा 12वीं नहीं कक्षा 11वीं बही खाता या लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दें। ये कल आपको बही खाते का अर्थ बताया गया था, बही खाते के लाभ बताए गए थे। क्या लाभ है रखने से? अब आज अभी थोड़ा सा कुछ शब्द समझिए, फिर बही खाते के बही खाता लेखा कर्म में अंतर बताया जाएगा। लेखांकन क्या है? ये दो शब्द है इसमें, बही खाता एवं लेखाकरण, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या है? पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में जो बही खाता रखने की 4 पद्धतियां हैं, आपको कई बार बताई गई, एक बार दो बार फिर से सुन लीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, गहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। तो जो पूरे विश्व में चलन में है लगभग 99% वो चल रही है दोहरा लेखा प्रणाली। इसे अंग्रेजी प्रणाली भी कहते हैं। लेखांकन की कौन सी प्रणाली? अंग्रेजी। ये वैज्ञानिक प्रणाली है, इसका एक सिस्टम है, इसमें 4-5 स्टेप चलते हैं। तो शुरू के 1-2 स्टेप शुरुआत वाले वो बही खाते के अंतर्गत आते हैं। 5 स्टेप में चलना पड़ता। अब थोड़ा सा आगे चल के इसमें बता रहे हैं आपको बही खाता लेखा। ये बही खाता तथा लेखांकन या लेखाकरण में अंतर। तो इसका क्या है? एक सर्किल है, एक स्टेप है। तो ये क्या है? अंग्रेजी का है, अंग्रेजी बही खाता प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो क्या है स्टेप है दोनों के। ये क्या है? पहले लेन देन हुआ, लेन देन को काय करके जनरल में दूसरा स्टेप है। पहले लेन देन हुआ, फिर उसको काय करके जनरल में, जनरल से क्या बन गई? खाता बही। खाता बही के बाद क्या है? स्टेप चलते जा रहे हैं। लेन देन होंगे, पहले व्यवहार होंगे, खरीदे के बेचे गए, पहले उसको स्मरण कुछ कर लेते। उसके बाद क्या है? जनरल है, लेखे की प्रारंभिक पुस्तक कहलाती है, जनरल दैनिक पंजीकी कहते हैं। उस जनरल के बाद खाता बही, खाता बही के बाद क्या बनता है? तलपट, और तलपट के बाद क्या बनते हैं? अंतिम खाते। आपके जो ये 3 स्टेप शुरू वाले लेन देन के जनरल में खाता बही, ये आ जाते हैं काहे में? बही खाते। फिर उनका अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग व्याख्या करना। ये तलपट अंतिम खाते। अंतिम खाते 3 हैं, जैसे आगे आगे बताए जाएंगे। व्यापारी क्या है? रोज रोज हिसाब नहीं रखता है, लिखता गया आज का क्रय, कल का क्रय, आज का विक्रय, कल का विक्रय, आज की मजदूरी, कल की मनमानी, ऐसा कर करके वर्ष भर का हिसाब अंतिम दिन फिर अंतिम खाते बनाता है। वर्ष भर में टोटल हमने कुल कितना क्रय किया,
कितना का बेचा, कितनी मजदूरी दी, कितना वेतन दिया, कितना बिजली बिल दिया, कितना किराया दिया, कितना लाभ हो रहा है, कितनी संपत्ति, वो वर्ष के अंतिम दिन सब करता है। ये आपका 3 स्टेप टाइम आता है वही खाते में आई आता है लेखांकन। 3 स्टेप टाइम आते हैं लेखांकन में आते हैं। फिर लेखांकन के आएंगे उद्देश्य आएंगे, बही खाता लेखाकरण में अंतर आएगा, विधिवत कम से कम 5 पॉइंट बताए जाएंगे बही खाता लेखाकरण में। और इसके बाद आपको कल कुछ है जो बही खाते में पारिभाषिक शब्द आते हैं, बही खाते में कुछ है शब्द आते हैं, उनका आपको अर्थ बताना। कल 4-5 वो बताए थे शब्दावली है, वो केवल कॉमर्स का विद्यार्थी ही वो शब्द जानेगा, दूसरे विद्यार्थी उसको न जान पाएंगे। इसका क्या है, लेखांकन के उद्देश्य। अब बही खाता लेखांकन में अंतर बाद में बताया जाएगा, अभी थोड़ा सा समझिए। अब अपने को चलना है थोड़ा सा जो पारिभाषिक शब्दावली, बही खाते की शब्दावली, लेखांकन की शब्दावली जो है डिक्शनरी, जो कि कॉमर्स का बही खाते का विद्यार्थी ही जानेगा, अन्य लोग उसका अर्थ न जानेंगे, न साइंस वाले, न मैथ वाले, न आर्ट वाले। आगे शब्द मिलेंगे उनका अर्थ से कल बताएंगे। यार 10 शब्द, 2-4 शब्द और समझ लिए। ये बही खाते में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली कुछ कल बताए गए थे, कुछ आज देखिए। आज वाले ये बहुत से शब्द हैं, लेकिन जो ये चलन में शब्द हैं 7-8 कल बताए थे। क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, देनदार लेनदार, प्राप्त विगत, देय बात कैसे होते हैं, ये सब कल बताया गया।
अब आज इनको ध्यान से सुनिए, दूवत ऋण क्या चीज है। अब इनको क्या है, कक्षा 12 में जाएंगे तो जान जाएंगे, लेकिन कक्षा 11 में पहली खाता शब्द पहली बार है, तो कुछ शब्द क्या है दिए गए हैं, इनका क्या है होता। अब पहले नंबर से आपको समझना है दूवत ऋण या अश्वत्थ ऋण क्या कहलाता है, क्या अर्थ है। व्यापार में अधिकतम, अब परसेंट तो नहीं बता सकते ना, ऐसे कोई तथ्य है, लेकिन पुस्तकों में, अब तो अब व्यापारी नहीं है, लेकिन जो पुस्तकों में लिखा उसके आधार पर बात कर रहे हैं कि जो व्यवसायिक कार्य है, व्यापारिक कार्य है, लेन देन का कार्य है, क्रय विक्रय का कार्य, ये अधिकतम उधारी का चलता है, क्रेडिट का चलता, उधारी का, नगद का कम, उधार का अधिक। यदि जिस दिन टोटल नगद का काम होगा उस दिन व्यवसाय में कुछ ठहरा जाएगा, कमी आ जाएगी। तो व्यापारी दूवत ऋण का अर्थ समझना है, व्यापारी ने उधार माल बेचा लोगों को, उधार माल बेच दिए। उधार माल बेचने से देनदार तैयार होते हैं। देनदार ठीक है, उसमें से कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं, कुछ की प्रवृत्ति अच्छी रहती है। उधारी दिए, वादा किए, इतने दिनों में आप पैसा लौटा दिए, ठीक है, देनदारी खत्म हो गई। लेकिन क्या है, समाज में कुछ न कुछ जो है लोग रहते हैं ऐसे जो कि उधारी ले गए, लेकिन उसका भुगतान 2 वर्ष तक कर ही नहीं पाते। ऐसी दशा में जो उधारी नहीं आ पाई, या कि देनदार जो उधारी लिया था, जो कर्जदार था, मान ले गया और उसका माल का जो प्रतिफल है, जो पैसा देना चाहिए, जो विक्रय की राशि देना चाहिए, नहीं दिया निश्चित वादे के अनुसार, अब बार बार मांगने पर नहीं दे रहा, वो क्या है, नुकसान हो गया, वो पैसा क्या हुआ, डूब गया। बैंकों में होता है, लोग कर्ज लेते नहीं देते, तो लोग दूवत ऋण खाता होता है, दूवत ऋण में डाल दिए। ऐसे व्यापारी हैं, ये भी रुपए का लेन देन, माल का लेन देन करते हैं, उतने रुपए का माल दिए, जो दे दिए ठीक है, जो ना दिए नहीं देते। कुछ ऐसे हैं, अल्लाह में 1% व्यापारी पूरा क्लियर ना होगा, माने 99% जो व्यापारी हैं उनका कुछ ना कुछ पैसा डूबता है। और जो उधारी वसूल नहीं हो पाती, उसे वही खाता की भाषा में क्या कहते, दूवत ऋण या अश्वत्थ ऋण, और अंग्रेजी में इसको बैड डेट कह देते हैं, बुरा ऋण। आ गया तो अच्छा ऋण, ना आए डूब गया, नहीं दे रहे हैं, पैसा डूब गया, दूवत ऋण भी कहते हैं। दूवत ऋण या अश्वत्थ ऋण, जो पैसा नहीं आया। बात समझ में आ गई अश्वत्थ ऋण की। इसके बाद दूसरा शब्द आया है आपका दिवालिया। आप लोगों ने सुने होंगे, वो दिवालिया हो गया, दिवालिया कंगाल हो गया। दिवालिया शब्द का अर्थ समझिए, व्यापारी अभी आपको बताए ना, लोगों से उधार लेता है, अब उधार देता है। जब उनसे उधारी आ गई, जिनको बेचा फिर उनको दे दिया। व्यापार में और जो लगने वाली संपत्तियां हैं जो व्यापार में मदद करती हैं, वो भी उधारी आती हैं। धीरे धीरे लोगों से उधार लेते गए, लेने वाले बढ़ते गए, और व्यापारी उनका समय से भुगतान नहीं किया जिनसे लिया था, चाहे वो माल खरीदा हो, चाहे कोई संपत्ति खरीदा हो। ऐसी दशा में
वही यदि उधारी दिया है तो तगादा करेगा, भैया हमारा दे दो, एक बार, दो बार, तीन बार, कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि जो देते हैं प्रमाण सही देते हैं। अच्छा, व्यापारी क्या है, उधारी अधिक हो गई, उधारी लौटाने में असमर्थ है, उसके पास उतना धन नहीं है, संपत्ति नहीं है जितना देना है। ऐसी दशा में लोगों से, जो उसके कर्जदार हैं, जिनसे कर्जा लिया है, जो उसके लेनदार, जो उसके लेन बार बार तंग करते हैं। ऐसी दशा में शासन ने व्यवस्था कर रखी है कि यदि आपके पास जितना लिए हैं उतना देने का धन नहीं है, उतनी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं कि हमने खाया अधिक है, देने के लिए नहीं है। माने दायित्व तो देना अधिक है, लोगों से देना कम है, अपने पास उतना नहीं है, माने दायित्व अधिक हो गया, संपत्तियां कम है, देना अधिक है, संपत्ति है नहीं। तो सरकार न्यायालय ऐसे पीड़ित लोगों के लिए या कमजोर लोगों के लिए छूट दे रखे कि आप वहां न्यायालय में दिवालियापन आवेदन देंगे, तो वहां क्या है, न्यायालय के सरकारी आदमी, वकील, जो भी प्रतिनिधियों भेजते हैं, पता करते हैं वास्तविकता का, हाँ ये बात जो कह रहा सही है। जब उस बात का सत्यापन हो गया तो न्यायालय उसको एक प्रमाण पत्र दे देता है कि अमुक व्यक्ति दिवालिया हो गया है, इसके दायित्व अधिक हैं, संपत्ति कम। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ उसको, वो क्या है, वैसे कायदे से सरकार इसके दरवाजे में, उसके घर के निवास में, बैंक में, थाने में, हर जगह उसकी सूचना दे देती है कि फला व्यक्ति दिवालिया है, फला कंपनी दिवालिया है। अच्छा, दिवालिया हो गया, बहुत सी कंपनी होती हैं दिवालिया, व्यक्ति भी दिवालिया होता है, फर्म दिवालिया होती है, व्यापारी व्यक्तिगत रूप से दिवालिया। तो ऐसी सूचना थाने में, संबंधित बैंकों में दे दी जाती है, और जो जिनसे कर्ज लिया है, यदि अब उसके पास आए, उनको भी अलग सामूहिक इश्तहार जारी कर दिया जाता है, और जब उससे वो कर्जा मांगने आएंगे तो वो कागज दिखा देता है भैया, तो वो तंग नहीं करते हैं, दोबारा देना बंद, और हर जगह दुष्प्रचार हो जाता है, अरे फला आदमी दिवालिया हो गया। और दिवालियापन से है क्या, लोगों के कर्ज से छुटकारा जरूर मिल गया, उससे नुकसान क्या है, आप किसी बैंक से दोबारा कर्ज नहीं ले सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, बहुत सामाजिक बहिष्कार होता है, मतलब एक तरह से अच्छी चीज नहीं है, बदनाम होता है आदमी, ख्याति नहीं बढ़ती है। तो ये ऐसी दशा व्यवसायी के ऊपर ना आनी चाहिए, किसी कंपनी के ऊपर ना आनी चाहिए। अभी एक सप्ताह पहले देश के सबसे उद्योगपति हैं, मैं वो दिवालियापन की बात आई तो बच्चों से बात कर रहा हूँ। एक भाई धीरूभाई अंबानी के 2 बच्चे हुए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, तो दोनों के व्यवसाय अलग अलग थे। एक अच्छे ढंग से व्यवसाय किए तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति है मुकेश अंबानी। अब उनके सगे छोटे भाई आधे प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, छोटे भाई अनिल अंबानी काम में लापरवाही किए, उनकी जो कंपनियां थी सब धीरे धीरे डूब गई। अभी वो स्वयं, एक कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, 1200 करोड़ का बैंकों का कर्जा है, भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, तो दिवालियापन के लिए आवेदन देने वाले अभी समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में आ। तो व्यवसाय को बड़ी सावधानी से करना चाहिए, जिसका लिए है समय से उसका दे, ताकि दिवालियापन की नौबत ना आए। तीसरा आपका है स्टॉक या स्कंद। इसमें क्या है, माल जो आपके पास माल निर्माण के लिए आया है, एक तो व्यापारियों के पास रहता है माल खरीदे बेचे,
और दूसरा कोई निर्माणी संस्था है, तो क्या है कच्चे माल से पक्का माल बनाती है, तो उसके पास क्या है 3 तरह से स्टॉक रहता है। वित्तीय वर्ष के दौरान जब उसकी गणना की जाती है, कच्चा माल कितना है जिसको पक्का बनाना है। जैसे कच्चा माल कहेंगे क्या, कल बता भी रहा था, आज भी सुन लो। जैसे सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या कहलाएगा, पत्थर, कोयला लगता है और कुछ चीजें लगती हैं, ये कच्चा माल। कुछ माल बन गया, डायरेक्ट फिनिश नहीं होता, कुछ माल बन गया डायरेक्ट, वो अर्धनिर्मित माल कहलाता है। और तीसरा स्टॉक निर्मित माल का स्टॉक कहलाता है, वर्ष के अंत तक जो भी बना हुआ जो बिका नहीं। तो एक तरह से स्टॉक के 3 भाग हो गए, वो तो होता है प्रारंभिक अंतिम स्टॉक का बताए थे। स्टॉक को 3 भागों में बांट सकते हैं, कच्चे माल का स्टॉक, अर्धनिर्मित माल का स्टॉक और निर्मित माल का स्टॉक। ये हो गया। अब आगे आप आइए, व्ययों में व्यवसाय को कुछ व्यय करने पड़ते हैं। पूंजीगत व्यय क्या है, व्ययों के 2 प्रकार बताए गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो व्यवसायी को जब व्यवसाय प्रारंभ करता है या कि कर चुका होता है, तो शुरुआत में अधिक पूंजी लगती है, जो एक बार लगती है, प्रत्येक वर्ष ही लगती है। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर एक बार लगा दिए, उसका लाभ कई वर्षों तक लेते हैं। जो खास कर कहते हैं स्थायी संपत्तियों में जो व्यय लगता है, वो व्यय करने पड़ते हैं, तभी व्यवसाय संभल रहता है। वो व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। वो क्या है, अनावर्तक होते हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं किए जाते। जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तब, लेकिन बीच में कहीं कुछ ऐसी टूट फूट हो गई, नई मशीन ले रहे, ज्यादा लागत लग रही है, ऐसे व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अच्छा, फिर है आगमगत व्यय। ऐसे व्यय जो आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रत्येक वर्ष करने पड़ते हैं। वेतन देना है, मजदूरी देना है, किराया देना है, टैक्स देना है, बिल देना है, अंकेक्षण शुल्क देनी है। ये नियमित प्रत्येक वर्ष होते हैं। जो प्रत्येक वर्ष में होते हैं आगमगत में कहलाते हैं, उनको आवर्तक व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं?